हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हम हमारा नेशनल इनकम खत्म कर चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने उसको फिनिश किया है। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज मनी। और इस चैप्टर को हम पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि वन शॉट में मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ और अच्छे से इस टॉपिक को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी बैंकिंग के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है मॉडर्न टाइम की। क्यों इसको डिस्कवरी बोला जाता है? कॉज पहले क्या होता था, पहले मनी कोई नहीं जानता था, पहले बार्टर सिस्टम फॉलो होता था। यानी कि इकोनॉमी में जो लोग थे आपस में गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे। पहले कोई ये नहीं जानता था कि पैसे क्या होते हैं, मनी क्या है, रुपया क्या है, कॉइन्स क्या है, ये कोई नहीं जानता था। कि अगर किसी को किसी भी चीज की नीड है, जरूरत है, तो वो आपस में अपनी कॉमोडिटीज को एक्सचेंज किया करते थे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो देखो ये डेफिनेशन में क्या लिख रहा है, इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। यानी कि कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी को एक्सचेंज किया जाते थे। ठीक है, इसको सी से इकोनॉमी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। ठीक है, सीसी इकोनॉमी क्या है, यानी कि सी स्टैंड फॉर कॉमोडिटी। तो कॉमोडिटी कॉमोडिटी इकोनॉमी या कॉमोडिटी कॉमोडिटी एक्सचेंज भी बोला जाता है। ठीक है, तो बार्टर में ये सिस्टम फॉलो हुआ था। अब इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो प्रॉब्लम्स क्या है, यानी कि लिमिटेशंस। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस थी जो लोगों को फेस करनी पड़ रही थी ड्यूरिंग दिस बार्टर सिस्टम में, और बार्टर में वो लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस आउट कर रहे थे। तो पहले आती है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, अब डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या है, एग्जांपल देती हूँ फिर समझाती हूँ। ठीक है, देखो ये है बंटी और ये है बबली। ठीक है, अब बंटी के पास वीट है। ठीक है, और बबली को वीट चाहिए। तो बबली जो है बंटी के पास आई कि भाई मुझे ना वीट चाहिए। तो बंटी ने बोला ठीक है भाई ले लो। तो ये तो एक सिंगल कोइंसिडेंस हो गया कि बबली को वीट चाहिए था, बंटी के पास अवेलेबल है। ठीक है, अब बंटी को क्या चाहिए, बंटी को चाहिए स्टेशनरी प्रोडक्ट। बंटी को पेन, पेंसिल, नोटबुक्स, कलर्स, ये सब चाहिए। तो ये बबली के पास अवेलेबल नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो है ना कोइंसिडेंस डबल नहीं बना, सिंगल तो बन गया कि बंटी के पास वीट थे और बबली को चाहिए थे। तो बबली गई बंटी से वीट लेके आ गई, पर जो बंटी को चाहिए था वो बबली के पास अवेलेबल नहीं था। तो ये प्रॉब्लम इस बार्टर सिस्टम में आई कि जो एक दूसरे को चाहिए, जरूरी नहीं है वो आपके पास अवेलेबल हो। तो ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में आया कि एक बार तो चलो कोइंसिडेंस बन गया, बट दोनों बार बन जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो ये एक प्रॉब्लम बन गया लोगों को कॉमोडिटी एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, सेकंड क्या रहा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब जो भी हम कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, कोई कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं कि बबली को वीट चाहिए था, बंटी ने दे दिया। सपोज बबली ने बोला कि भाई मुझे 2 किलो वीट देना है। ठीक है, बंटी बोला ठीक है भैया ले लो, बबली ने ले लिया। अब मान के चलो कि बंटी को क्या चाहिए, स्टेशनरी, और बबली के पास है। तो अब वो 2 किलो वीट की जगह बंटी जो है बबली से क्या क्या लेगा स्टेशनरी में, एक पेंसिल लेगा, या 4 पेंसिल लेगा, या 4 पेन लेगा, या 2 नोटबुक लेगा। तो ये कॉमन मेजर आया निकल के कि ये जो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है इसकी कमी रह गई। यानी कि कैसे पता चले कि किस कॉमोडिटी की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि भाई मैं कैसे बताऊं कि कितना किसको कैसे देना है। राइट, तो ये एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एक प्रॉब्लम निकल के आई बार्टर में। थर्ड क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, फ्यूचर पेमेंट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, हाउस परचेज करने के लिए। अब हाउस मुझे मिल गया, मैं धीरे धीरे उस लोन को रिकवर करूंगी, धीरे धीरे चुकाऊंगी। तो ये हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब अगर यही कॉमोडिटी में हो, ठीक है, तो अब मान के चलो मुझे 2 साल बाद पेमेंट करना है, तो क्या मैं
वीट को बचा के रखूंगी या अपने एप्पल्स को बचा के रखूंगी, बहुत कोई भी चीज हो सकती है कॉमोडिटी में। मान के चलो मैं एप्पल डीलर हूं, तो क्या मैं एप्पल्स को बचा के रखूंगी 2-3 साल तक, और क्या वो रख पाऊंगी? नहीं ना। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट में कमी आई कि हम वैल्यू को इन फ्यूचर यूज नहीं कर सकते, यानी कि कॉमोडिटी को हम यूज नहीं कर सकते। हमें कोई अगर फ्यूचर पेमेंट करना हो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। क्या हम उसको रख तो नहीं सकते ना उठा के। तो यही है कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तो फ्यूचर पेमेंट का प्रॉब्लम आया। ठीक है, अब फोर्थ आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि भाई कि मुझे, जैसे कि बिल्कुल ये वाला पॉइंट इससे लिंक करता हुआ है। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि मैं कुछ स्टोर कर रही हूँ और इन फ्यूचर यूज करूंगी या पे करूंगी। अगर मनी का टर्म यूज कर रहे हैं तो पे करूंगी। तो अब यहाँ तो हम स्टोर ही नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल डीलर हूं, तो क्या मैं एप्पल्स को स्टोर करूंगी? वो एप्पल से स्टोर नहीं हो पाएंगे, खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट निकल के आया कि स्टोर ऑफ वैल्यू भी नहीं हो सकती। और यहां से देखो एक और पॉइंट निकल के आया कि मान के चलो एप्पल्स स्टोर कर भी लिए, एक पॉइंट ऐसा है कि एप्पल्स स्टोर कर भी लिए, तो जहां पे जिसको पेमेंट करना है बोले भाई नहीं, मुझे तो वही वाली क्वालिटी के एप्पल्स चाहिए जो मैंने आपको दिए थे। ठीक है, या मुझे तो उसी वाले प्राइस वाले चाहिए। जब ये भी तो हो सकता है ना कि प्राइस डिफर कर जाए, 2 साल बाद 3 साल बाद किसने क्या देखा है। ठीक है, तो प्राइस डिफर कर जाए। अब वो बोले नहीं, मैंने तो तुम्हें वही वाले एप्पल दिए थे, वो 100 रुपए किलो वाले, मुझे वही वाले एप्पल दो। तो ये पॉसिबल नहीं था लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में या लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू में। ठीक है, अगर हम किसी प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे कमोडिटी को, तो वो खराब ही हो जानी है। अब सोचो अगर कोई टमाटो डीलर हो और टमाटो स्टोर करे तो क्या होगा? 6 महीने बाद क्या होगा? टमाटो कैचअप निकलेगा, वो भी सड़ा हुआ। ठीक है, तो ये चारों प्रॉब्लम्स, ये लिमिटेशन से जो बार्टर में आए, ठीक है, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए, इनको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया? एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की गई, किसकी? मनी की। मनी ने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। ठीक है, यानी कि मनी एक ऐसा है अकेला जिसने ये सारी जो प्रॉब्लम्स, ये जो सारी लिमिटेशंस बनी बार्टर सिस्टम में, कि लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी किसने? मनी ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं मनी की डेफिनेशन के साथ और मनी के फंक्शन के साथ। चलिए समझते हैं मनी की डेफिनेशन। तो देखो मनी क्या कहता है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, यानी कि मनी एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, जनरली एक्सेप्टेड है। किसके लिए? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आप कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। यू कैन बाय ईच एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, और मेजर ऑफ वैल्यू, आप उसको वैल्यू में मेजर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी चीज परचेज करनी है तो उसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, उसका एक वैल्यू है, वो मैंने दिया और मैंने चीज कमोडिटी को परचेज किया। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, हम स्टोर भी करते हैं वैल्यू को भविष्य के लिए। आपने देखो हम सेविंग्स करते हैं, बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, क्या है? हम स्टोर कर रहे हैं वैल्यू को, है ना। गोल्ड परचेज कर रहे हैं, बॉन्ड्स ले रहे हैं, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? स्टोर ऑफ वैल्यू में, कि हम अब उसको स्टोर भी कर पा रहे हैं। और डेफर्ड पेमेंट, अब हम इन फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट भी कर पा रहे हैं। डेफर्ड पेमेंट की वजह से लोन्स हम ले पा रहे हैं। लोन्स अगर हम ले रहे हैं तो बैंक सेक्टर से हम ले रहे हैं, उसमें बैंकिंग सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया, बैंक सेक्टर्स भी ओपन हो गए। ठीक है, तो मनी क्या लेके आया? जो लिमिटेशंस थे बार्टर के, यानी कि जो प्रॉब्लम्स बार्टर में अराइज हुई, मनी ने उन्हीं को सॉर्ट आउट कर दिया, यानी कि उसी लिमिटेशंस को मनी ने अपने फंक्शंस बना लिया। ठीक है, तो जो हमने ये चारों लिखे हैं, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, ये दोनों है प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस। और है स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये है सेकेंडरी फंक्शन। ये है सेकेंडरी फंक्शन, यानी कि मनी की डेफिनेशन में ही उनके फंक्शंस हैं। ठीक है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी में दोनों आएंगे। सबसे पहले तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हर चीज का एक मीडियम बना एक्सचेंज करने का, और वैल्यू को मेजर कर पाया, एक कॉमन वैल्यू दी जिसमें हम चीजों को, कमोडिटीज को मेजर कर सकें। राइट, सेकेंडरी क्या आया? हम स्टोर करना सीखे, स्टोर ऑफ वैल्यू, और डेफर्ड पेमेंट में हेल्प किया इसमें। ठीक है, तो ये मनी है और यही मनी के फंक्शंस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी।
अब हमारे पास एक दो पॉइंट है, ये लीगल टेंडर मनी क्या होता है और नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है। अब देखो बच्चों, लीगल टेंडर मनी वही है विच इज जनरली एक्सेप्टेबल, ठीक है, जिसको एक्सेप्टेंस दी हुई है सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, तो वो एक लीगल टेंडर मनी है, ठीक है, जो इकोनॉमी में चल रहा है। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या है, ये भी जनरली एक्सेप्टेबल है, पर किसी अथॉरिटी के थ्रू इशू किया गया हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में चेक्स आ गए आपके, ठीक है, और आपके बिल्स रिसीवेबल्स आ गए, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, नॉन लीगल टेंडर मनी में। नॉन लीगल क्यों, मतलब ये जनरली एक्सेप्टेबल है, पर किसी बॉडी के थ्रू, एक ऑथोराइज बॉडी के थ्रू इश्यूड होने चाहिए। जैसे चेक एक कोई भी एक बैंक जो है इश्यू करेगी तभी वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज ब्लैंक चेक आप क्या करोगे लेके, कोई एक्सेप्टेबल है, कुछ यूज का है, नहीं। पर जब उसको किसी ने ऑथोराइज कर दिया, बैंक ने इश्यू कर दिया, तब वो इसमें बन जाएगा टेंडर मनी में, लीगल टेंडर मनी में, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये दो पॉइंट से रीड ओनली भी है, ये लीगल टेंडर मनी है और नॉन लीगल टेंडर मनी। अब हमारे पास एक मेन टॉपिक और आता है और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मनी सप्लाई और मेजर्स ऑफ मनी, कि मनी सप्लाई क्या होता है और उसके क्या मेजर्स हैं, और चैप्टर फिनिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, द मनी विच इज हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पब्लिक के पास, पब्लिक की पॉकेट में, पब्लिक के पास अभी एट प्रेजेंट कितना पैसा है, कितना मनी है, दैट इज मनी सप्लाई, ठीक है। एट प्रेजेंट, अगर मैं एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं, तो इन इकोनॉमी के अंदर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के पास कितना मनी है, यानी कि पब्लिक कितना हेल्ड कर रही है मनी को, दैट इज मनी सप्लाई, ठीक है। अब क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, तो आप सोचो, हमने दो तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मनी जो है, जो क्रिएट करते हैं वो नहीं आएगा, यानी कि मनी यूजिंग सेक्टर आएगा। मनी यूजिंग सेक्टर में आपके इंडिविजुअल्स वगैरह आ गए, ना कि बैंकिंग, गवर्नमेंट, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, चलो। इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, देखो लिखा है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी कि पब्लिक कौन हो गई, हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम मनी यूजिंग सेक्टर हैं, हम लोग मनी को यूज करते हैं। हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक टाइम पे कि कितना मनी पब्लिक के पास है, दैट इज मनी सप्लाई, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है, मैंने आपको बताया कि इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक, दैट इज मनी यूजिंग सेक्टर, नॉट क्रिएटिंग। यहाँ लिख भी दिया मैंने, इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, तो इसमें मनी क्रिएटिंग सेक्टर इंक्लूड नहीं होता, जैसे कि गवर्नमेंट वगैरह हो गई, ठीक है। और ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, राइट। तो ये होता है हमारा मनी सप्लाई। अब हमारा एक टॉपिक और है जिसका है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई और मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, है ना। मेजर्स क्या क्या है, अब इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। M1, M2, M3, M4, ठीक है। आपके सिलेबस में आपको M1 वाला कंपोनेंट पढ़ना है, M2, M3, M4 नहीं पढ़ना है। और ये जो अरेंज किए गए हैं, इनको लिक्विडिटी के बेसिस पे अरेंज किया गया, यानी कि सबसे पहले M1, देन M2, देन M3, देन M4। लिक्विडिटी का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा मनी जो इजीली कॉइन्स में, करेंसी में कन्वर्ट हो सके, कैश में कन्वर्ट हो सके। तो M1, M2 क्या है, मोस्ट लिक्विड है, M3, M4 लीस्ट लिक्विड है, तो इनको लिक्विडिटी के हिसाब से अरेंज किया गया है, ठीक है। आप इनको सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो अब M1 में इंक्लूड क्या क्या है, तो देखो M1 में इंक्लूड है CC, यानी कि करेंसी एंड कॉइन्स, DD डिमांड डिपॉजिट, और OD यानी कि अदर डिपॉजिट विद RBI, ठीक है। अब देखो, करेंसी एंड कॉइन्स तो आप समझ गए होंगे कि कितना पैसा हमारे पास है। डिमांड डिपॉजिट क्या है कि हम लोग बैंक्स में जब डिमांड करते हैं, जो भी हमारे डिपॉजिट है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट।
और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी कि आरबीआई के पास कोई छोटे मोटे हमारे डिपॉजिट पड़े हो तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। ठीक है, अब M2 में क्या इंक्लूड होगा, देखिए M1 तो पूरा का पूरा यानी कि सीसी करेंसी कॉइन, डीडी डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। साथ में इंक्लूड होगा आपका सेविंग डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, आपने कोई सेविंग वगैरह की हुई है तो वो आ जाएगी इसके अंदर, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक, ये M2 में आ गया। अब M3 में इंक्लूड क्या होगा आपका M1। ठीक है, M1 तो इंक्लूड हो गई, इसमें नेट डिपॉजिट, ठीक है, नेट डिपॉजिट विद बैंक। M4 में क्या इंक्लूड होगा, M3, यानी कि M3 में यानी कि M1 और ये तो आ गया, तो M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद बैंक या पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी M4 में। तो अब ये लीस्ट लिक्विड होते हैं, क्यों, क्योंकि इनको टाइम लगेगा कैश में कन्वर्ट कराने में, और ये फटाफट हो जाएंगे, तो इसलिए ये मोर लिक्विड या लिक्विडिटी, और ये लीस्ट लिक्विड या लीस्ट लिक्विडिटी। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है नैरो मनी और वाइड मनी। तो M1 और M2 नैरो मनी है और M3 और M4 वाइड मनी है। ठीक है, ये वाइड कॉन्सेप्ट को क्योंकि इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो गई, आप देखो M4 में सारी चीजें इंक्लूड हो गई, तो ये एक वाइड मनी है या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और ये एक नैरो मनी में आ जाता है, यानी कि नैरो कॉन्सेप्ट में आ गया। तो M1, M2, M3, M4। ठीक है, अब M1 आपके कोर्स में है, M3, M4 और M2 आपके कोर्स में नहीं है, आपको M1 के ही कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। तो अब M1 में 3 कंपोनेंट है, सीसी, करेंसी एंड कॉइन। करेंसी एंड कॉइन में यानी कि वो करेंसी, वो कॉइन जो जनरली एक्सेप्टेबल है, इश्यूड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और आरबीआई के द्वारा, और ये इकोनॉमी में रन कर रहे हैं अपनी वैल्यू के साथ। ठीक है, करेंसी मनी को फिएट मनी भी बोल दिया जाता है। फिएट मनी वही मनी है सिंपली जो जनरली एक्सेप्टेबल है और जिसकी वैल्यू है। ठीक है, उसको हम फिएट मनी भी कह देते हैं, जिसको हम करेंसी मनी के साथ बोला जाता है। डिमांड डिपॉजिट को हम बैंक मनी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये बैंक में डिमांड, बैंक में जो डिपॉजिट है उसकी हम जो डिमांड कर रहे हैं, डेट इज डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, इसमें इंक्लूड होते हैं वो ट्रांजेक्शन्स जो हम लोग कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड नहीं होते जो बैंक टू बैंक कर रहे हैं, यानी कि इंटर बैंक वाले जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। आपको नेट डिपॉजिट्स लेने हैं, देखो यहाँ लिखा है ना डिमांड डिपॉजिट, यानी कि आपको वो जो हमने डिमांड करी जाके, राइट, तो इसको हम ले, इसको बैंक मनी भी बोल दिया जाता है। और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो मैंने आपको बताया स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे जो डिपॉजिट्स हैं हमारे आरबीआई के साथ, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया हुआ कि मनी सप्लाई क्या होता है। वो मनी जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिकली हेल्ड है, ठीक है, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। और ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, इसमें मनी यूजिंग सेक्टर लिया जाता है, क्रिएटिंग सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और इसके कंपोनेंट्स क्या है, M1, M2, M3, M4। और हमें कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सिर्फ M1, जिसमें सीसी, डीडी और ओडी, करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड एंड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। समझ में आया। अब एक पॉइंट और है, हाई पावर्ड मनी क्या होता है। देखिए ये लास्ट टॉपिक और हमारा चैप्टर फिनिश। तो टॉपिक है हमारा हाई पावर्ड मनी। अब देखो बच्चों, हाई पावर्ड मनी क्या होता है, वो मनी जिसको प्रोड्यूस किया है किसने, आरबीआई ने और सरकार ने। ठीक है, द मनी प्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं या 2 फीचर्स हैं। कौन सा, एक तो वो जो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है, जो हमने पढ़ा मनी सप्लाई। ठीक है, केस में पढ़ा हमने कि मनी सप्लाई में क्या होता है, द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, और दूसरा क्या आ गया, कैश रिजर्व्स विद बैंक्स, यानी कि बैंक के पास जो भी कैश रिजर्व्स में पड़ा हुआ है वो हाई पावर्ड मनी में इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें एक डिफरेंस बन जाता है मनी और हाई पावर्ड मनी में। तो मनी में ये वाला पॉइंट सेम रहता है, यानी कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक हाई पावर्ड मनी में भी है और मनी में भी है। डिफरेंस जो बनता है वो इसमें बनता है कि मनी में जो इंक्लूड किए जाते हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स किए जाते हैं, वाइल हाई पावर्ड मनी में किसको इंक्लूड किया जाता है, कैश रिजर्व्स को। यानी कि मनी में तो वो है जो डिमांड डिपॉजिट है, जो हमने डिपॉजिट किया, हमने डिमांड करी जाके, राइट।
हाई पावर्ड मनी में जो कैश रिजर्व्स रखे हुए हैं बैंक के पास उनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। दिस इज द सोल डिफरेंस बिटवीन द मनी एंड द हाई पावर्ड मनी। अदरवाइज द पॉइंट नंबर 1, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इज सेम इन बोथ ऑफ देम, द हाई पावर्ड मनी एज वेल एज द मनी, राइट। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अभी आप अपने बुक से इसको अच्छे से पढ़िएगा, नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो भी मैं 1 शॉट में बनाऊंगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और शेयर कर दो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।